नमस्कार, क्लासिक कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। तो प्राचीन भारत के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है, उसके स्रोत क्या हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्राचीन भारतीय इतिहास है, उसके दो स्रोत माने जाते हैं। एक तो साहित्यिक स्रोत है, जिसमें कुछ किताबें लिखी गई, धार्मिक किताबें और या गैर धार्मिक किताबें, या विदेशी यात्री आए भारत में तो उन्होंने कुछ यात्रा वृत्तांत किए, यहाँ पे यात्राएं की और यात्रा वृत्तांत को लिखा, तो वहाँ से उस समय के तात्कालिक समय के बारे में जानकारी मिलती है। तो एक तो हो गया धार्मिक वो साहित्यिक स्रोत, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में क्या चीज़ें आती हैं, कुछ पुरातात्विक वस्तुएं, कोई भी वस्तु साहित्य के अलावा कोई भी वस्तु जमीन में अगर खुदाई में प्राप्त होती है तो उसे पुरातात्विक स्रोत मानते हैं। इसमें पुरातात्विक स्रोत में जैसे अभिलेख की जो प्रथा है वो अशोक के समय में भारत में प्रारंभ हुई। और अशोक कहाँ से प्रेरित हुआ था? दारा प्रथम या डेरियस प्रथम, जो कि फारस ईरान का शासक था। इसने पहला सफल आक्रमण भारत के खिलाफ किया था। तो वहाँ से, हालांकि इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। फिर सिक्के खुदाई में कहीं कहीं सिक्के मिले हैं। अब मान लीजिए अभी कोई सिक्का है और 100 साल बाद मिले, तो उस पर जो डेट लिखी होगी तो वहाँ से ये पता चल जाएगा कि ये कब ये सिक्का ढाला गया था। ठीक है, सिक्के मिले हैं। प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के या पंचमार्क बोला जाता है, पंचमार्क सिक्के, क्योंकि वहाँ पे उस पर आहत सिक्के क्यों, उस पर चोट मारकर उस पर मोहर लगाई जाती थी। ठीक है, तो इसके अलावा शिलालेखों से भी जानकारी मिली है। तो इन सबको आप पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत में। मोहरें, मूर्तियाँ, तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। पुरातात्विक स्रोत के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में। साहित्यिक स्रोत में सबसे इम्पोर्टेंट ये है, और इसमें आपको एक तो पढ़ेंगे आप धार्मिक साहित्य। तो धार्मिक साहित्य और गैर धार्मिक साहित्य। साहित्य को अब दो भागों में बांट सकते हैं, या तो किसी धर्म से संबंधित किताब है या किसी धर्म से संबंधित नहीं है। तो धार्मिक साहित्य में एक तो ब्राह्मण साहित्य, दूसरा बौद्ध साहित्य और तीसरा है जैन साहित्य। खासकर तो जैन धर्म से संबंधित जो किताबें हैं उसमें जैन साहित्य या उस समय के शासकों के बारे में, उस समय के समाज के बारे में जानकारी मिलेगी। जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है, आगम। ठीक है, बौद्ध साहित्य, महात्मा बुद्ध के बारे में जानकारी, महात्मा बुद्ध के तत्कालिक शासक कौन थे उनके बारे में जानकारी, और कौन कौन सी बौद्ध संगीति हुई और उन सब के बारे में जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है जैन साहित्य से। वो बौद्ध साहित्य से, बौद्ध साहित्य में जैसे त्रिपिटक हैं, त्रिपिटक के त्रिका मतलब तीन पिटक कौन कौन से हैं? सूत्र पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक। तो यहाँ से भी उस समय के शासकों के बारे में, राज व्यवस्था के बारे में, समाज के बारे में जानकारी मिलती है। ब्राह्मण साहित्य में खासकर कौन है? जैसे वेद हैं, 4 वेद, पुराण, 18 पुराण के बारे, यहाँ से भी समाज के बारे में जानकारी मिलेगी। इसके अलावा उपनिषदों से भी कुछ जानकारी मिलती है। वेदांग, जो वेदों को समझने के लिए जिनकी रचना की गई, वहाँ से जानकारी कुछ मिलती है समाज के बारे में। बहुत इम्पोर्टेंट महाकाव्य जैसे महाकाव्य रामायण, सबसे प्राचीन महाकाव्य रामायण, जहाँ से उस समय के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद महाभारत, यहाँ से भी प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इन सब को धार्मिक जो साहित्यिक स्रोत हैं, इन सब को आगे पढ़ेंगे। प्राचीन भारत में जब धार्मिक आंदोलन चला
यानी कि जब बौद्ध धर्म जैन धर्म चला तो उस समय जब उसके बारे में पढ़ेंगे तभी इन्हें पूरे उस समय पढ़ेंगे। गैर धार्मिक साहित्य में ये इम्पोर्टेंट है, इनमें जो कुछ लेखक हैं और उनकी प्रमुख किताबों पुस्तकों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए गैर धार्मिक स्रोत देखते हैं क्या है गैर धार्मिक स्रोत। इन किस समय के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये तो सबको पता ही है, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य को विष्णुगुप्त या चाणक्य भी बोला जाता है। इनके बचपन का नाम विष्णुगुप्त था और जब ये तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य बने तो चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध हुए और बाद में कुटिल नीतियों के कारण, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के ये प्रधानमंत्री थे, तो कुटिल नीतियों के कारण कौटिल्य कहलाए। इस समय के अर्थशास्त्र के बारे में, जो अर्थशास्त्र से क्या जानकारी मिलती है, मौर्यकालीन राज व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र से मतलब ये नहीं है कि उस समय की अर्थव्यवस्था की जानकारी नहीं, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। किस समय के बारे में? मौर्यकाल, मौर्यकालीन कहें सीधे सीधे के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी जो पाणिनि ने लिखी और ये लगभग चौथी ईसा पूर्व के आसपास ये उन्होंने लिखी और इसमें मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें भी मौर्यकालीन इतिहास के बारे में। अष्टाध्यायी को माना जाता है कि संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक, संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक। ठीक है, इसी के बाद ये अष्टाध्यायी के ऊपर एक और किताब लिखी गई जिसे टीका बोला जाता है। अगर एक कोई पुस्तक है और उसके ऊपर कोई लेखक दूसरा आलोचनात्मक विश्लेषण करते हुए और कोई दूसरी किताब लिखता है तो उसे उस किताब के ऊपर टिप्पणी या टीका बोला जाता है। तो अर्थशास्त्र अष्टाध्यायी के टीका किसे बोला जाता है? महाभाष्य। ये संस्कृत में ये भी लिखी गई, ये सारी किताबें संस्कृत में लिखी गई और महाभाष्य पतंजलि ने लिखी, जिसमें शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित थे और इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ इन्हीं की अध्यक्षता में करवाए थे पुष्यमित्र शुंग ने। तो शुंग वंश के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है इसमें पहली शताब्दी के आसपास। ठीक है, इसके बाद मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है और इसमें मुद्रा का मतलब है, मुद्रा राक्षस का मतलब है उस समय एक अमात्य पद हुआ करता था मौर्य काल में और अमात्य राक्षस, जिसका व्यक्ति का नाम था राक्षस, तो वो शासन की मुद्रा को चंद्रगुप्त मौर्य के खिलाफ कैसे षड्यंत्र रचने में यूज करता था और उस षड्यंत्र को समाप्त करने में कौटिल्य या चाणक्य क्या नीतियां चलते थे, तो इस पूरे विवरण का इसमें उल्लेख किया गया है मुद्रा राक्षस में, जो कि विशाख दत्त की रचना है। तो इसमें नंद शासक और मौर्य शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो नंद वंश, नंद और मौर्य कालीन इतिहास के बारे में यहाँ से जानकारी मिलेगी। इसके अलावा है मालविकाग्नि मित्रम। मालविकाग्नि मित्रम का मतलब है मालविका और अग्नि मित्रम। तो मालविका राजकुमारी का नाम है, अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी अग्निमित्र। अग्निमित्र और राजकुमारी मालविका के प्रेम संबंधों को इसमें दर्शाया गया है और ये प्रमुख नाटक है कालिदास का। कालिदास का ये पहला संस्कृत नाटक, तो कालिदास जी का नाटक है और इसमें शुंग शासकों के बारे में बताया गया है, प्रारंभिक शुंग शासकों के बारे में। मृच्छकटिकम का मतलब होता है मिट्टी का खिलौना और इसके जो लेखक हैं शूद्रक, कवि शूद्रक हैं। इसमें ये दिखाया गया है कि किस प्रकार प्राचीन भारत में अगर शासक निरंकुश हो जाए तो उसे अंतिम व्यक्ति, समाज का अंतिम व्यक्ति, चोर या गड़िका, वैश्या,
वो किस तरह के शासन को बदल सकती हैं या तख्ता पलट कर सकती हैं। तो इसके बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है शूद्रक के इस नाटक से। रजत रंगड़ी, ये जो है इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, कश्मीर के इतिहास के बारे में। इसमें लगभग 1151 ईस्वी तक के कश्मीर के इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया कल्हड़ के द्वारा। याद आप ऐसे कर लेंगे, इसमें है रंग और ये है कलर, कल्हड़ को आप मान लो कलर, तो ऐसे याद कर लेंगे। रजत रंगड़ी किसकी रचना है? कल्हड़ की। तो किसके बारे में इसमें जानकारी मिलती है? कश्मीर के इतिहास के बारे में। तो कल्हड़ ने ही सबसे पहले घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से लिखा, तो इसलिए कल्हड़ को भारतीय इतिहास का जनक, पिता भी माना जाता है। और रजत रंगड़ी जो है ये किसके समय में लिखी थी कल्हड़ ने? कश्मीर के शासक जय सिंह, कश्मीर के शासक जय सिंह के समय में रजत रंगड़ी की रचना की गई थी। हालांकि भारतीय इतिहास का जनक मेगस्थनीज को भी माना जाता है, तो इतिहास से संबंधित पहली किताब मेगस्थनीज, लेकिन कुछ लोग भारतीय इतिहास का पिता कल्हड़ को भी मानते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने समझ लिया कि किस साहित्यिक स्रोत से, किस साहित्य से किस समय के बारे में जानकारी मिलती है, उस समय के शासकों के बारे में किस प्रकार जानकारी मिलती है। तो ये हो गए। तो अगर थोड़ा सा 5 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित है, लेखक कौटिल्य। मुद्रा राक्षस किससे संबंधित है? नंद शासक और मौर्य शासकों से संबंधित है। ऐसे ही मालविका अग्नि शुंग वंश से संबंधित है। और महाभाष्य जो कि पतंजलि की रचना है, और ये किससे संबंधित है? शुंग शासकों से। रजत रंगड़ी में कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है, लेखक इसके हैं कल्हड़। तो अब आगे देखते हैं। इसके अलावा अब कुछ है विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक है, तो विदेशी यात्रियों के विवरण में यूनानी लेखकों में ऐसे अगर पूछा जाए कि इनमें से कौन सिकंदर से पहले भारत आए, तो ये जो है टेरियस और हेरोडोटस सिकंदर के आने से पहले थे, और सिकंदर के भारत आने से पहले सिकंदर के साथ में कौन से लेखक आए, ये इंपॉर्टेंट है। तो सिकंदर के साथ में निरयाकस, आनेसिक्रेटस, अरिस्टोबुलस, ये सिकंदर के साथ भारत में आए। इसमें से हेरोडोटस को थोड़ा सा आपको याद रखना है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, इतिहास का पिता या जनक कहा जाता है। हेरोडोटस की जो पुस्तक है हिस्टोरिका, ये जो किताब है हिस्टोरिका, उन्होंने ग्रीक की लोकल भाषा आयोनिक में लिखी। और जो अगर या तो ऑप्शन ऐसे पूछेगा कि हिस्टोरिका किस भाषा में लिखी, तो ग्रीक ऑप्शन होगा या फिर आयोनिक भाषा में लिखी गई किताब। तो हेरोडोटस को विश्व में इतिहास का पिता कहा जाता है। इनकी जो किताब है हिस्टोरिका, और ये उन्होंने किस भाषा में लिखी? आयोनिक भाषा में लिखी। इसके अलावा निरयाकस, आनेसिक्रेटस, अरिस्टोबुलस, ये सिकंदर के साथ भारत में आए। इसमें ये इम्पोर्टेंट रखना, सिकंदर अर्थात अलेक्जेंडर के साथ आए। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो मेगस्थनीज के बारे में। मेगस्थनीज की जो किताब है वो क्या है? इंडिका। मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी, और ये जो किताब है इसी में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स के नाम से इसने पुकारा है। तो अगर ये पूछा जाए मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक में चंद्रगुप्त को क्या कहा है? सेंड्रोकोट्स। इसके अलावा सेंड्रोकोट्स और किसने कहा है? जस्टिन ने, इतिहासकार जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा।
ऐसे पूछे जाते क्वेश्चन कि सेंड्रोकोट्स किसने कहा, तो मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स के नाम से लिखा है, जो विवरण किया वो सेंड्रोकोट्स के नाम से इंडिका में किया है। जस्टिन ने भी सेंड्रोकोट्स का, स्ट्रैबो ने सेंड्रोकोट्स का। इसके अलावा फिकलेस ने भी सेंड्रोकोट्स कहा। तो ये सेंड्रोकोट्स जो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा, इसे चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने पहचाना कि बार बार जो सेंड्रोकोट्स शब्द लिखा है वो शायद किसके बारे में है, ये सबसे पहले किसने पहचाना? अगर ऐसे पूछा जाए तो एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोट्स को चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचाना। ठीक है, तो ऐसे क्या क्वेश्चन बन सकता है? इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज की, जो कि सिकंदर के बाद भारत में आया, और ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर जो कि सिकंदर का उत्तराधिकारी हुआ, सिकंदर का सेनापति। सिकंदर भारत के जो क्षेत्र जीत कर यहाँ से चला गया, और यहाँ के जो जीते हुए क्षेत्र था वो बचा हुआ क्षेत्र पोरस को कुछ दिया, और उसके बाद अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को दे दिया था। पोरस ने बड़ी वीरता के साथ सिकंदर का सामना किया था, तो उसकी वीरता से खुश होकर उसके राज्य को हड़पा नहीं सिकंदर ने, और उसे वापस कर दिया था। ठीक है, तो अब सेल्यूकस निकेटर ने फिर सोचा कि अलेक्जेंडर का जो सपना अधूरा रह गया उसे पूरा करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के खिलाफ आक्रमण किया, लेकिन वो जीत नहीं पाया, और फिर बाद में उसने मित्रता कर ली और अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। उस समय ये इंडिका नामक पुस्तक लिखी मेगास्थनीज ने, और उसी किताब में चंद्रगुप्त मौर्य को मेगास्थनीज ने क्या कहा? सेंड्रोकोट्स। ठीक है, ये सेंड्रोकोट्स को पहचाना किसने चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में? विलियम जोन्स ने। ठीक है, इतना हो गया। तो इन्होंने भी सेंड्रोकोट्स कहा चंद्रगुप्त मौर्य को। ऐसे एक और पूछ सकता है, चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी लेखकों ने क्या कहा? एक लेखक है प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स कहा। क्या कहा? एंड्रोकोट्स। ठीक है, एंड्रोकोट्स, इसकी भी पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में विलियम जोन्स ने की। विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? कोलकाता में। भारतीय साहित्य के, भारतीय संस्कृति को समझने के लिए इसकी स्थापना कोलकाता में विलियम जोन्स ने की थी। ठीक है, तो ये यूनानी लेखकों के बारे में इतनी बात जान ली। इसके अलावा डायमेकस और डायनोसियस, ये जो आए अशोक के, सिकंदर के आने के बहुत बाद में, और ये कब आए? बिंदुसार, सिकंदर का, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? बिंदुसार, और उसका उत्तराधिकारी अशोक हुआ था। तो बिंदुसार और अशोक के शासनकाल में ये भारत में आए। ठीक है, जो सीरिया का शासक था एंटियोकस, उसके राजदूत थे। सीरिया के शासक एंटियोकस के राजदूत डायमेकस और डायनोसियस, जो बिंदुसार और क्रमशः अशोक के दरबार में भारत में आए। ठीक है, तो यूनानी लेखकों में आपने ये समझ लिया। अब आगे समझते हैं, आगे पढ़ेंगे चीनी लेखक। इनसे किस समय के बारे में जानकारी मिलती है? इतिहास के किस समय इन्होंने भारत की यात्रा की थी, या उस समय शासक कौन था, इनकी प्रमुख रचना कौन सी है? इस तरह से क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। तो चीनी लेखकों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात कि सबसे पहला चीनी लेखक कौन था, या चीनी यात्री कौन था जिसने भारत की यात्रा की? तो पहला चीनी यात्री कौन था? फायान ने भारत की यात्रा की, और इसने जो भारत की यात्रा की थी वो प्राचीन भारत के इतिहास की खास बात यह है, इसमें डेट ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट डेट पता नहीं है और एग्जैक्ट डेट लिखी भी नहीं गई है। अलग अलग जगह पर कुछ अलग अलग अंतर है, इसलिए डेट नहीं पूछी जाती, आप याद रखें या मत रखें इसे। तो अलग लिख दिया था हमने। तो फायान जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो गुप्त वंश का शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, और उसका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसकी राजधानी उज्जैन थी। तो उसी के समय इसने भारत की यात्रा की थी। यह एक बौद्ध भिक्षु था। कौन था ये? बौद्ध भिक्षु। ठीक है। और ये लगभग 13-14 साल तक भारत में रहा और इसने जगह जगह घूमकर यहाँ के बारे में बाद में लिखा। इसकी रचना अगर पूछी जाए, इसकी रचना क्या थी? फूको की फायान की रचना थी। दूसरा, अगर चीनी यात्री की बात करें तो दूसरा चीनी यात्री सुंग युन, कहीं तो ऐसा लिखा मिलेगा या फिर कहीं ऐसा लिखा होगा संगुइन। ठीक है। तो संगुइन ये लगभग 512-13 के आसपास भारत में आया और इसने भारत की यात्रा की और भारत में इसने बंगाल बिहार की यात्रा की और वहाँ के बारे में लिखा। कहाँ के बारे में? बंगाल बिहार के बारे में लिखा। इसके बाद में है ह्वेनसांग। इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में कुछ फैक्ट। ह्वेनसांग ने लगभग 629 से 643 ईस्वी के आसपास भारत की यात्रा की और ये रेशम मार्ग से होते हुए कश्मीर होते हुए भारत आया। जब भारत आ रहा था तो डाकुओं ने इसे पकड़ लिया और बंदी बनाया, बाद में छोड़ दिया। ये कहाँ पहुँचा? हर्षवर्धन के दरबार में, और हर्षवर्धन के बारे में इसने बहुत प्रशंसा की है। ये लगभग 13-14 साल तक भारत में रहा और यहाँ पे बौद्ध धर्म की दीक्षा भी ली थानेश्वर के बौद्ध भिक्षु जयगुप्त से। अगर पूछा जाए ह्वेनसांग ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली, तो जयगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से जय धर्म की दीक्षा ली। किसके दरबार में आया? हर्षवर्धन के दरबार में ये आया। और इसकी जो रचना है, इसकी रचना याद रखनी जरूरी है। इसकी रचना है सीयू की इसकी रचना है। इसने सीयू की में भारत को किस नाम से संबोधित किया है, या भारत को किस नाम, भारत का नाम क्या लिखा है? यन तू। ऐसे पूछा जा सकता है चीनी लेखकों ने भारत को किस नाम से अपने साहित्य में संबोधित किया है, तो यंतु के नाम से। भारत का नाम क्या रखा है इसमें उन्होंने? भारत का नाम यंतु। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार या यात्रियों का सम्राट भी कहा जाता है। यात्रियों का सम्राट कहा जाता है इसे। ठीक है। और ये बातें याद रखनी है। इसके अलावा इसमें चौथा जो लेखक है इत्सिंग। इत्सिंग ने भारत की यात्रा की और इसने यहाँ पे लगभग 671-72 के आसपास ये भारत में आया इत्सिंग, और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। नालंदा विश्वविद्यालय में। हाँ, एक चीज़ और ह्वेनसांग के बारे में ये पूछ सकता है, जब ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा की तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य कौन थे? आचार्य नालंदा विश्वविद्यालय के थे शीलभद्र। ठीक है। आचार्य शीलभद्र थे ह्वेनसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय के। इत्सिंग ने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की और नालंदा विश्वविद्यालय की शिक्षा व्यवस्था के बारे में जाना। ठीक है। इसके अलावा इत्सिंग लगभग 400 त्रिपिटक की प्रतियां लेकर यहाँ से चीन गया। तो प्रमुख चीनी लेखकों में ये आपको 4 नाम याद रखना है। सबसे पहला चीनी लेखक कौन था? सबसे पहला चीनी यात्री कौन भारत आया? फायान। किसके समय में आया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में। और अंतिम चीनी यात्री कौन भारत आया? इत्सिंग। और ये त्रिपिटक की 400 प्रतियां लेकर
चीन लौटा था। ह्वेनसांग किसके दरबार में भारत आया? हर्षवर्धन के दरबार में। इसने अपने जो रचना है सियूकी में भारत को किस नाम से पुकारा है, किस नाम से संबोधित किया है? इंतु के नाम से। ह्वेनसांग ने बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया और इसने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली? जयगुप्त से। जब ह्वेनसांग भारत में आया तो नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचार्य कौन थे? प्राचार्य थे शीलभद्र। ठीक है। तो इन्हें अगर क्रम से याद रखने के लिए थोड़ा आसान तरीके से देखें, ऐसे आप याद कर सकते हैं। फांसी हुई, फां से फायान, सी से संगुएन, हु से ह्वेनसांग, ई से इत्सिंग। ठीक है। हाँ, ह्वेनसांग का जो मित्र था हेनली, ह्वेनसांग का मित्र हेनली ने लगभग 7वीं शताब्दी के आसपास भारत की यात्रा की और ह्वेनसांग की जीवनी लिखी इसने। ठीक है, ह्वेनसांग की जीवनी लिखी। अगर चीनी इतिहास की बात करें तो चीनी इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? सुमाचीन को। सुमाचीन को चीनी इतिहास का पिता कहा जाता है। चीनी इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे देखेंगे, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो बाकी जो है साहित्यिक स्रोत नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो कि बाद में जो बचे हैं अरबी लेखक और अन्य लेखक। ठीक है। तो चीनी लेखकों के बाद में आगे स्रोत में पढ़ेंगे, साहित्यिक स्रोत में, यानी गैर धार्मिक साहित्यिक स्रोत में अरबी लेखक एवं अन्य लेखक। तो अरबी लेखक में सबसे ज़्यादा कुछ जो खास वो फैक्ट हैं वो आप देख लेते हैं। अरबी लेखक में अल-बरूनी ने भारत की यात्रा की। क्वेश्चन अगर ये पूछ लिया जाए अल-बरूनी किसके समय भारत आया या अल-बरूनी किस के साथ भारत आया, तो महमूद गजनवी के साथ ही भारत आया लगभग 11 शताब्दी के आसपास। ठीक है। महमूद गजनवी ने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया। इसका सेकंड लास्ट आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर था, 16वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर। तो अल-बरूनी महमूद गजनी के साथ भारत आया था। गजनी जो है वो अफ़गानिस्तान में एक प्रांत का नाम है, तो वहीं का था ये। ठीक है। तो इसकी अगर रचना की बात करें, अल-बरूनी की जो रचना है किताबुल हिंद, या इसे ऐसे भी बोला जाता है तहकीक-ए-हिंद। ठीक है। तो उस समय के तत्कालिक भारत के बारे में इसमें उल्लेख मिलता है। तो अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया, उसकी रचना इम्पोर्टेंट ये है। इसके बाद एक और अरबी लेखक जो अरब जगत से आया, इब्न बतूता, जो कि अफ्रीका में देश पड़ता है मोरक्को। तो मोरक्को का ये यात्री था, भारत आया। मोरक्को कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप में। और ये जब किसके समय में भारत आया? उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक ने इससे प्रभावित होकर इसे दिल्ली का काजी बना दिया। काजी का मतलब न्यायाधीश। दिल्ली का कुछ समय तक ये न्यायाधीश रहा। इसकी अगर रचना की बात करें, इसकी जो प्रमुख रचना है वो है रेहला। प्रमुख जो रचना है वो है रेहला। ठीक है। तो इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? मोरक्को का। किसके समय भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। इसकी रचना क्या थी? रेहला। और इसे किसने काजी नियुक्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है। अब इसके अलावा आगे
एक और इम्पोर्टेंट बात, जैसे मार्को पोलो ये वेनिस का व्यापारी, वेनिस जो शहर है वो इटली में है। तो वेनिस का कौन था? वेनिस का व्यापारी था। भारत आया और भारत होते हुए चीन और साइबेरिया के उससे होते हुए और इटली पहुंचा और फिर यहाँ उसने यहाँ का विवरण लिखा। मार्को पोलो के जो है शायद तो ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं माना जाता, ऐसा माना जाता है कि इसने सुनी सुनाई बातों को लिखा है। तो मार्को पोलो कहाँ का निवासी था? इटली का या वेनिस का, ठीक है। और इसके बाद जो है आगे निकोलो कॉन्टी ये भी इटली का निवासी था, जो कि विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय के समय भारत आया। इम्पोर्टेंट है, ऐसे पूछ सकता है निकोलो कॉन्टी किसके समय भारत आया था? तो विजयनगर के शासक देवराय के समय ये भारत में आया, ठीक है। और ये कहाँ का निवासी था? इटली का। इतना हो गया। तो अरबी लेखक और अन्य लेखक में कम से कम इतना तो याद रखना है, ठीक है। अब एक और लेखक है तारानाथ ये तिब्बती लेखक थे। कहाँ के? तिब्बत के तिब्बती लेखक। और इनकी जो रचना है तंगियूर, ये बौद्ध भिक्षु थे। तंगियूर और तिब्बत के निवासी थे। तो पूछ सकता तंगियूर किसकी रचना है? तारानाथ की। तारानाथ कहाँ के लेखक थे? तिब्बत के। तो अरबी लेखक और अन्य लेखक में कम से कम इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब वो तो अरबी लेखक और अन्य लेखक में इतना याद रखना है। तो आगे जो स्रोत में पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत, इसे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।